गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स में आज जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 206 AB के अंदर जो डिडक्टर के ऊपर नई लाइबिलिटी डिपार्टमेंट ने डाली है, नई जिम्मेवारी डिडक्टर पे डाली है, उसके बारे में हम सेक्शन 206 AB के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टीडीएस के प्रोविजंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि किसी भी डिडक्टर के लिए इन प्रोविजंस को पूरी तरीके से पालन करना शायद पॉसिबल नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है, धीरे धीरे इस तरीके के प्रोविज़न आ रहे हैं कि वो भी उन असेसीज के ऊपर डाली जा रही है जो असेसीज रिस्पॉन्सिबल हैं टीडीएस काटने के लिए। ये सेक्शन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने में असमर्थ हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी फेल है और गवर्नमेंट जो है वो जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको पकड़ने में असमर्थ है। इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों पे डाली जा रही है जो टीडीएस काट करके लोगों को पेमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब डिडक्टर कोई पेमेंट करता है तो डिडक्टर को टीडीएस के प्रोविजंस के हिसाब से पे का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। रेट्स दिए हुए हैं जिन रेट्स पे टीडीएस काटना होता है। ऐसा ही एक सेक्शन है 206AA। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि डिडक्टर ने कोई पेमेंट किसी को करनी है, रेट एप्लीकेबल 10% है और यदि जिस पे की को पेमेंट करनी है उसका पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो 20% से टीडीएस काटा जाएगा। चाहे टीडीएस का रेट 10% हो, चाहे टीडीएस का रेट 1% हो। लेकिन सेक्शन 206AA कहता है कि यदि पेई का पैन नंबर डिडक्टर के पास अवेलेबल नहीं है तो रेट ऑफ टैक्स जो है वो 20% होगा। इसके बाद डिपार्टमेंट जब आगे चला, डिपार्टमेंट की मशीनरी इस चीज़ में फेल हो गई कि जिन लोगों का टीडीएस काटा जा रहा था वो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। ज़्यादातर ये होता है कॉन्ट्रैक्टर के केस में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस जो है वो 1 या 2% होता है और वो लोग कहते हैं कि 1 या 2% टीडीएस कट गया, ठीक है, इतना वो बियर कर लेंगे, इसलिए वो लोग रिटर्न अपनी नहीं फाइल कर रहे थे। तो किसी ने गवर्नमेंट को पढ़ाया होगा कि साहब, जो आदमी टीडीएस वाली पेमेंट्स कर रहा है उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी जाए कि जिनको वो पेमेंट कर रहा है उनकी रिटर्न भी वही चेक करे। सेक्शन 206AB भी यही कहता है। उदाहरण के तौर पर यदि ए बी को पेमेंट कर रहा है, टीडीएस का रेट कॉन्ट्रैक्टर के केस में 1% है, तो पेमेंट करते वक्त ए को ये देखना है कि क्या बी ने पिछले 2 सालों में अपनी रिटर्न फाइल करी है। यदि उसने पिछले 2 सालों में रिटर्न फाइल नहीं की है तो उसको आगे चलना है और उसको ये देखना है कि उन पिछले 2 सालों में क्या बी का टोटल टीडीएस और टीसीएस 50,000 या उससे ज़्यादा है। यदि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो ए को बी का जो टीडीएस काटना है वो बढ़े हुए रेटों से काटना है। ये बढ़े हुए रेट क्या हैं? जो रेट इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाइड हैं, या 5% विच एवर इज हायर। उदाहरण के तौर पर यदि कॉन्ट्रैक्टर के केस में जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो टीडीएस का रेट 1% है। लेकिन यदि उस बंदे ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है पिछले 2 सालों में और पिछले 2 सालों में उस असेसी का जो टोटल टीडीएस और टीसीएस है सभी सोर्सेज से, ये जरूरी नहीं है कि ए का नहीं देखना, टोटल टीडीएस और टीसीएस देखना है बी का जो सारे सोर्सेज से, यदि वो 50,000 या उससे ज़्यादा है तो ए को बी का जो टीडीएस है वो 5% से काटना है। दोस्तों, ये प्रोविज़न तो बना दिया, लेकिन ए कैसे ये एश्योर करेगा कि बी ने अपनी पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल करी है
या नहीं करी। इसका मतलब ये हुआ कि जिनको भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं उनकी पिछले 2 सालों की रिटर्न मंगाऊं। यदि उसने रिटर्न फाइल नहीं की है तो मैं उससे कहूं कि ये अपने पैन नंबर से पहले तो अपना लॉगिन क्रिएट कर और पिछले 2 सालों का 26 AS लेके आ। उस 26 AS को देखूं, यदि उसमें उसका TDS 50,000 रुपये से ज़्यादा है हर साल सारे सोर्सेज से मिला करके, तो अब मैं उसका TDS जो है वो 5% काटूं 1% की बजाय। फ्रेंड्स, ये प्रोविज़न एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि एक एसएससी पे ऐसा काम करने की ऑब्लिगेशन डालता है जो कि एक एसएससी के लिए करीबन नामुमकिन है। या तो डिपार्टमेंट इस प्रोविज़न को लागू करने से, क्योंकि ये प्रोविज़न जो है वो 1 जुलाई 2021 से लागू है, लागू करने से पहले ऐसे सिस्टम बनाया जाता कि मैं पेई का पैन नंबर डालता और मेरी स्क्रीन पर ये आ जाता कि इसने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी, और उस पेई का पिछले 2 सालों में TDS जो है वो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है सभी सोर्सेज से। तब तो इस प्रोविज़न का पालन करना जो है वो मुश्किल नहीं था। इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। सपोज करो ये प्रोविज़न जो है वो 1 जुलाई 2021 से लागू है। पहला TDS जो है वो 7 अगस्त को जमा होना है। 7 अगस्त को जब TDS जमा होगा, लेकिन उससे पहले ही एसएससी को TDS डिडक्ट करना होगा, तो पहले ये देखना है कि पिछले 2 सालों में यदि रिटर्न फाइल करने की तिथि अभी एक्सपायर हो गई है तो फिर पिछले 2 साल देखते हैं। जैसे जो उदाहरण मैंने लिया, हम जो TDS पहला काट रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 21-22 में काट रहे हैं। 31 मार्च 2021 की रिटर्न फाइलिंग की डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है, इसलिए हमको 31 मार्च 2020 वाला साल लेना है और 31 मार्च 2019 वाला साल लेना है। यानी कि प्रीवियस ईयर 18-19 का देखना है और प्रीवियस ईयर 19-20 में देखना है कि पेई ने अपनी रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी। यदि रिटर्न फाइल नहीं की तो दूसरे स्टेप पे जाना है, उसका 26 AS मंगवाना है दोनों सालों का। यदि उसके 26 AS में 50,000 से ज़्यादा हर साल TDS और TCS मिला के कटा हुआ है तो हमको बढ़े हुए रेटों से अपना TDS काटना है। बड़ा मुश्किल है दोस्तों। इसमें एक चीज़ ये और देखनी है कि यदि हम किसी एसएससी को पेमेंट कर रहे हैं, सपोज करो उसका पैन नंबर है ही नहीं, तो फिर 206A लागू नहीं होगा, 206AA लागू होगा। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 206AB और 206AA जहाँ पे भी उसका TDS ज़्यादा बन रहा होगा उस सेक्शन में हमने उसका TDS काटना है। फ्रेंड्स, ये सेक्शन कुछ सेक्शंस पर लागू नहीं है, जैसे सेक्शन 192 सैलरी पे लागू नहीं है, सेक्शन 192A प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड पे लागू नहीं है, सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम पर लागू नहीं है, सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस पे लागू नहीं है, सेक्शन 194LBC इनकम अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पे लागू नहीं है, 194N पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश पे लागू नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप उसका जो TDS 1% काट रहे थे, तो आपको देखना है कि जिससे प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं क्या उसने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल करी है। यदि रिटर्न नहीं फाइल करी तो दूसरे स्टेप पे आना है, उसको कहना है भाई अपना 26 AS लेकर के आ, और यदि उसका TDS 50,000 से ज़्यादा कटा हुआ है तो उसका 5% TDS काटना है। यदि आप उसका 5% TDS वो नहीं कटवाने के लिए राजी है तो प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी। बड़ा इलॉजिकल सेक्शन है। फिर दोस्तों प्रश्न ये आता है कि ये सेक्शन जो है वो उन सारी पेमेंट्स पे एप्लीकेबल है जहाँ पे TDS कटना होता है, इन एक्सेप्शंस को छोड़ करके। इसमें 2 बातों का ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न है वो ये है कि जो 50,000 वाली लिमिट देखनी है वो 50,000 वाली लिमिट जो है
वो पेई के सारे सोर्सेज से देखनी है। खाली यदि आपने पिछले 2 सालों में आपने उसका टीडीएस 50,000 से या 50,000 से ज़्यादा काटा है वो नहीं देखना। यदि उसको सारे सोर्सेज से मिला करके, चाहे उसका बैंक टीडीएस काट रहा हो, चाहे उसका कोई प्रॉपर्टी के अंदर टीडीएस कटा हो, या कोई उसका टीसीएस कटा हो, टीडीएस और टीसीएस भी मिला करके देखना है। तो इस सेक्शन के अंदर एसएससी के लिए इतना कंप्लायंस बढ़ गया है डिडक्टर के लिए कि वो बेचारा जिन जिन को टीडीएस काट रहा है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो 5-5 हज़ार लोगों का टीडीएस काट रहे हैं, सबके रिटर्न्स की कॉपी मंगाते रहें, उसके बाद सबका 26AS देखते रहें, और फिर मजा तो तब आएगा जब चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका टैक्स ऑडिट करेगा, तो उसको ये सारे डॉक्यूमेंट देखने होंगे, क्योंकि उसको रिपोर्ट देनी होती है कि क्या टीडीएस का प्रावधान जो है वो सारे लागू किए गए हैं या नहीं लागू किए गए, क्योंकि ये प्रोविज़न जो है वो 1 जुलाई 2021 से लागू है। फ्रेंड्स, ये सेक्शन जो है वो उस नॉन रेजिडेंट पर लागू नहीं है जिसकी इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस सेक्शन का पालन करने के लिए मेरी ये गाइडेंस है। सपोज करो जहाँ पे हम बड़ी बड़ी कंपनियों को पेमेंट कर रहे हैं, सेफली एज्यूम किया जा सकता है कि वो लोग अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, लेकिन ये खाली एक अजम्पशंस हैं। यदि आपको सही टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो करना है सेक्शन 206AB के मुताबिक, तो आपको उन सब की रिटर्न की कॉपी लेनी होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम पेई से कोई एक नो ऑब्जेक्शन ले लें या उससे कोई डिक्लेरेशन ले लें, क्योंकि जिसका टीडीएस कट रहा है वो तो हो सकता है कि आपको झूठी डिक्लेरेशन दे जाए, तो उसकी डिक्लेरेशन से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती जब तक कि आप उसकी रिटर्न की कॉपी नहीं ले लेते और 26AS जो है जिस डेट पे आपको टीडीएस काटना है वो नहीं ले लेते। तो जब तक गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर देती जहां पे आपको एट द क्लिक ऑफ द माउस ये पता चल जाए कि पेई ने अपनी पिछले सालों की रिटर्न फाइल की है 2 सालों की, और उसका टीडीएस जो है वो पिछले 2 सालों में 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है, तो जब तक ये प्रोविज़न जो है वो डिडक्टर्स के लिए एक बहुत ही तकलीफ़ की बात है, और ये प्रोविज़न जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या हम ये कह सकते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है इसको फॉलो करना। ये ईज़ ऑफ बिजनेस की राह में कदम नहीं है, ये एक बिजनेसमैन के मोराल को डाउन करता है, और ये कहता है कि आप जो है वो जिस देश में रह रहे हैं उस देश के अंदर इस तरीके के प्रोविज़न हैं कि जहाँ पे आप खाली पूरे साल भर या तो जीएसटी के या इनकम टैक्स के या अदर कानूनों के पालन करते करते थक जाएंगे। व्यापार के लिए आपके गवर्नमेंट जो है आपके पास समय नहीं छोड़ेगी। बहरहाल ये प्रोविज़न 1 जुलाई 2021 से लागू है, और आपको इसके मुताबिक जो है वो जो टीडीएस काटना है, जो टीडीएस रेट एप्लीकेबल है उससे डबल काटना है, या 5% विच एवर इज़ हाइयर। ऐसा नहीं है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्टर का एग्जांपल लिया था 1% का, तो इसलिए 5 लगा, लेकिन सपोज करो आप रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट पे तो 10% टीडीएस है, तो या तो आपको 20% काटना है या 5% विच एवर इज़ हाइयर, तो 20% काटना है। तो बेचारा जिसका टीडीएस पहले ही 10% कट रहा था, अब उसका आपको 20% काटना पड़ेगा। पूरा संसार कोविड जैसी परिस्थिति से गुजर रहा है, और ऐसी परिस्थितियों में ऐसे प्रोविजंस को लाना, या जिस तरीके के 12A और 80G के रिन्यूअल के प्रोविजंस हैं, इन सब को कुछ टाइम के लिए अबेंस में रख देना चाहिए, ताकि जो है वो एसएससी ईज फील करे, और पहले एक माहौल बनाया जाना चाहिए ताकि जो है देश के अंदर पहले ही इतनी पैनिक की सिचुएशन है और ऐसे प्रोविजंस को ला करके खाली बिजनेसमैन का मोरल डाउन किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा। I hope that friends, the deliberation of this section will help you in complying the provision of section 206AB. Thank you friends.